नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में। आज के दिन की सबसे पहली और बड़ी खबर, मंगल पर मंगल भारी। आज के दिन एक बुजुर्ग जा रहा था एनएमसीएच में इलाज कराने के लिए, लेकिन अफसोस वहां पर बेड की कमी के चलते उस बुजुर्ग ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। लेकिन सवाल यह कि उस दौरान वहां पर मंगल पांडे, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, वहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। उनके सामने पूरा वाकया हुआ जो फिर तमाम सवाल खड़े करके वहां से निकलता है। इसीलिए आज के दिन इस खबर को हमने अपनी प्रमुखता में शामिल किया। दूसरी खबर आज के दिन की, भगवान को कोरोना से बचाओ। तेजस्वी यादव जिस तरह से मंदिर में पहुंचे दर्शन के लिए, वहां पर उन्होंने स्पर्श किया बाकायदा पूजा अर्चना की थाल से, लेकिन ये कोरोना की गाइडलाइंस में इस समय नहीं है। ये कहा जा रहा है कि दूर से ही आप जलाभिषेक आप करिए, वहां से आप निकलते बनिए, लेकिन नेता लोग ऐसे कि कोरोना के नियमों को दरकिनार करने में सबसे आगे और सबसे पंक्ति में आगे खड़े हैं। तीसरी खबर आज के दिन की, शिक्षा पर कोरोना संकट, मतलब कि बोर्ड भी कोरोना के आगे फेल है। जो परीक्षाएं शुरू होने वाली थी 4 मई से, अब वो परीक्षाएं अब टल गई, यानी कि 10वीं की परीक्षाएं रद्द हो गई, 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया गया। 1 जून को उस पर बैठक होगी, फिर आगे की रणनीतियां तय की जाएंगी और 15 दिन पहले 12वीं के छात्रों को सूचित किया जाएगा कि आपकी परीक्षाएं कब होंगी और 10वीं के छात्रों को आगे की क्लास में प्रमोट किया जाएगा। ये 3 खबरें आज के दिन की काफी अहम, जिस पर हम डालेंगे नजर, लेकिन पहले देखिए आज की बड़ी सुर्खियां। सरकारी अस्पतालों में कोरोना वार्ड में बेड की कमी, एनएमसीएच में बेड की कमी से स्वास्थ्य मंत्री के निरीक्षण के दौरान हुआ पूरा वाकया। कोरोना गाइडलाइंस के पालन में भेदभाव, तेजस्वी यादव ने की ज्योतिर्लिंग की स्पर्श पूजा अर्चना, गाइडलाइंस के तहत केवल जलाभिषेक की है इजाजत। बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर केंद्र की सरकार का बड़ा फैसला, सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा हुई रद्द, 12वीं की परीक्षा पर 1 जून को होगा फैसला। मुंगेर एसपी को डकैती से सलामी, लुटेरों ने दानापुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को बनाया शिकार, लूटपाट के साथ यात्रियों संग मारपीट। तो चलिए शुरुआत पहली खबर के साथ, मंगल पर मंगल भारी। बिहार के अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते सरकारी अस्पतालों के कोरोना वार्ड में बेड की कमी पड़ गई। इसका नतीजा आम लोगों को अपनी जान की कीमत देकर अब चुकाना पड़ रहा है। राजधानी पटना के एनएमसीएच में लखीसराय से आए एक शख्स की मौत हो गई जो कि कोरोना पॉजिटिव था। पहले ही एम्बुलेंस में उसने दम तोड़ दिया। रोते बिलखते परिजनों का आरोप था कि बेड खाली नहीं होने की बात कहकर मरीज को भर्ती करने में देरी की गई। यह वाकया तब हुआ जब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खुद अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। ये देखिए आप, बुजुर्ग मौत हुई उसकी तो रोते बिलखते परिजन। कल ही मैंने बिहार के सभी सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट से सारी व्यवस्थाओं पर बातचीत की। जो आवश्यक दिशा निर्देश देने थे वो दिए गए और आज एनएमसीएच आया हूँ। यहाँ की व्यवस्थाओं को मैंने देखा, मरीजों से मैं मिला हूँ। सभी मरीज व्यवस्थाओं से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। सभी ने कहा कि उपचार बेहतर हो रहा है। मैं स्वयं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। दवा से लेकर खाने पीने तक की सुविधाएं बेहतर हैं। और एक चीज़ की ज़रूरत महसूस की गई थी कि एनएमसीएच में बेड की संख्या बढ़ाई जाए और न केवल एनएमसीएच में बल्कि जिन जिन मेडिकल कॉलेजों में ज़रूरत है उन सभी मेडिकल कॉलेजों में बेड्स बढ़ाने के निर्देश दिए गए। किस चीज का इलाज करवाने आए थे? कोरोना पॉजिटिव थे साहब, मेरे को प्रॉब्लम। कहाँ से आए हैं आप? लखीसराय से। क्या नाम था पिताजी का? विनोद। कब से बीमार थे? 3-4 दिन से। तो कहाँ, यहाँ कहाँ आए थे, कौन हॉस्पिटल में? पहले हम गए
रात में आए थे तो हम एम्स गए, वहाँ बोले कि यहाँ जगह नहीं है। तो फिर वो बोले कि चले जाइए किसी प्राइवेट में। तो रात में हम प्राइवेट में गए, सुबह फिर देखे सुधार नहीं। तो फिर हम यहाँ आए तो यहाँ बोले कि यहाँ कौन सा हॉस्पिटल है, क्या नाम है? NMCH। तो बोले कि ठीक है हम इनको अंदर कर। तो 1.5 घंटा से बाहर धूप में ही करे रहे होती, तो हम बोलते रहे अंदर कर दीजिए, अंदर कर दीजिए, अंदर नहीं किए। तो तड़प रहे थे ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन खत्म हो गया था। अच्छा। ऑक्सीजन नहीं मिलने के चलते कोई भर्ती नहीं लिया, वहीं पे एक्सपायर कर गए। तो ऑक्सीजन है यहाँ तो यहाँ IGMS इंदिरा गांधी में भी यही हाल है। पेशेंट को ऑपरेशन का डेट दे रहे हैं, 12 घंटा पहले कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव है। और जब हम यहाँ भर्ती करवा दिए ना तो कह रहे हैं 50,000 रुपये दे दो, हम उसी डॉक्टर से प्राइवेट से करवा देंगे आपका ऑपरेशन। कैंसर का अस्पताल है, IGMS में कैंसर के मरीज हैं, वहाँ लेकर पड़े पेशेंट को। कैंसर के मरीज हमें यहाँ लेके आए, यहाँ डॉक्टर बोले इनको कोई कोरोना नहीं है। तो चलिए सीनियर रिपोर्टर शशांक दुबे लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। शशांक, बेड की कमी देखी जा रही है बिहार के उन तमाम अस्पतालों में जिसके दावे सरकार करती है कि बेड की कमी नहीं है। मंगल पांडे जब वहां पर पहुंचे, उस अस्पताल में भी NMCH में भी बेड की कमी देखी गई और एक बुजुर्ग की जान चली गई। तो आखिर ऐसे दावे क्यों कर रही है सरकार शशांक, जब अंदर से सिस्टम खोखला है? तो शशांक, देखिए, स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बिहार में अभी बेड की कोई कमी नहीं है। पटना में जो 3 डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो IGMS हो, नालंदा मेडिकल कॉलेज, NMCH हो या फिर पटना एम्स है, तमाम जगहों पर बेड पूरी संख्या में है और मरीज अभी वहाँ जा रहे हैं तो उनको बेड मिल रही है। लेकिन उन दावों के विपरीत जो कल की घटना हुई है वो काफ़ी एक तरह से कहें चिंताजनक भी है और आने वाले दिनों के लिए अलार्मिंग भी है, क्योंकि जो लखीसराय का जो व्यक्ति आया था वो बेड की कमी के कारण उसकी मौत हो गई है और हॉस्पिटल ने उसको एडमिट नहीं लिया। ये परिजनों का आरोप है। हालांकि अभी इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग का या NMCH के जो प्रबंधन है उसका कोई वक्तव्य नहीं आया है। लेकिन जो कल घटना हुई है वो उस वक्त घटी है जब मंगल पांडे मंगलवार के दिन एम्स में थे, माफ कीजिएगा NMCH में मौजूद थे और वो तमाम चीज़ों का जायजा ले रहे थे और तमाम व्यवस्थाओं से और तमाम सुविधाओं से वो खुद को संतुष्ट भी पा रहे थे। लेकिन उसके बाहर ही वो घटना ऐसी घटी जो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की मौत हुई है। अब ये विषय चूंकि जांच का एक बहुत गंभीर विषय है कि सरकार का दावा है कि पर्याप्त संख्या में बेड है और कहीं पर कोई भी व्यक्ति दवा और बेड के अभाव में नहीं मर रहा है। लेकिन जो लखीसराय के जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसके मामले में आखिर क्या हुआ है, क्या सच्चाई है, पूरी तरह से जांच का विषय है। लेकिन अगर उस व्यक्ति को अस्पताल प्रबंधन ने बेड की कमी का हवाला देकर भर्ती करने से मना किया है तो ये पूरी तरह से गंभीर मामला है और सरकार के दावों के विपरीत ये मामला है। और अगर ये सही है तो इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लोगों के लिए तमाम अस्पताल बने हैं और लोगों की जो सुविधाएं हैं, खास करके स्वास्थ्य सुविधाएं कोरोना जैसी इमरजेंसी पीरियड में है, वहां पर आप किसी को इलाज के लिए मना नहीं कर सकते और ये कह के मना नहीं कर सकते कि आपके पास बेड नहीं है, क्योंकि लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और एक एक पल की देरी उनके लिए मौत का सबब बन रही है। तो जो घटना हुई है NMCH में, ये घटना भी प्रकाश में आई है। निश्चित रूप से अगर सरकार के पास ये बात जाएगी तो सरकार इस मामले से इनकार करेगी। लेकिन ठीक है शशांक, लौट कर आऊंगा NMCH से डॉक्टर अभिषेक फोन लाइन पर। डॉक्टर अभिषेक, स्वागत है आपका VIP न्यूज में। हेलो डॉक्टर अभिषेक, सुन पा रहे हैं? मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह बोल रहा हूं, सुपरिंटेंडेंट NMCH। जी, स्वागत है सर VIP न्यूज में। सर कैसे हालात है इस समय NMCH में, बेड की कैसी व्यवस्था है और कितनी मदद मिल रही है आपको सरकार की तरफ से, बताइए सर। सर अभी तत्काल मेरे पास 160 बेड हैं कोविड-19 के पेशेंट्स को भर्ती करने के लिए और अभी इस समय हमारे पास लगभग 105 मरीज ही भर्ती हैं। तो अभी भी 55 बेड हमारे पास उपलब्ध हैं और जो भी बेड्स हैं 55 बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा पाइपलाइन से उपलब्ध है। तो बेड की कोई कमी नहीं है तत्काल और हम लोग पूरी तरह से रेडी हैं। हमारे सभी डॉक्टर्स जो जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं अपने कार्य पर एकदम तत्पर हैं। लेकिन डॉक्टर विनोद, कल के वाकया के बारे में हम जानना चाहते हैं। जब वहां पर एक बुजुर्ग की मौत हो गई बेड की कमी के चलते, वहां पर स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे थे निरीक्षण करने के लिए, क्या ये पूरी तरह से उनकी आंखों के सामने हुआ या फिर वो जान रहे हैं इस पूरी बातों को फिर भी अनजान वो बने? डॉक्टर विनय। नहीं, ऐसा है कि वो पेशेंट तो ऑलरेडी ब्रॉड डेड आया था हमारे यहाँ एम्बुलेंस में
और वो जो निरीक्षण पूछते थे वहाँ जो कैसी सुविधा है, मरीजों को क्या हम लोग डिलीवर करते हैं, उसका निरीक्षण करने आए थे। वो हर बेड पर गए, आईसीयूज में गए, पीपीई किट पहनकर सबों से पूछा और उनके उपचार से वो संतुष्ट हैं कि नहीं, इसकी जानकारी उन्होंने ली। हमारे सभी मरीजों ने बहुत ही अच्छी बात बोला हमारी व्यवस्था के बारे में। और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक पूर्व सैनिक की मृत्यु हो गई, उससे हम सभी हैं, परंतु वो आए और मर गए। जब हमारे डॉक्टर उनको देखे तो वो मृत थे और ये पूरी तरह से यह निराधार है कि उनको 1.5 घंटा देखा नहीं गया। मैं क्यों नहीं देखूंगा, वहाँ ऑलरेडी ऑन ड्यूटी डॉक्टर जो है वहाँ मौजूद थे। और मंत्री जी के साथ तो हम लोग कुछ जो हमारे ऑफिसर्स हैं थे, लाइक प्रिंसिपल, सुपरिंटेंडेंट और हमारे जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे और बाकी जितने भी कार्यरत चिकित्सक थे अपने ड्यूटी पर थे और पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी पर थे। तो किसी तरह का नेग्लिजेंस या बेड की कमी से उनकी मृत्यु हुई या पूरी तरह से असत्य है सर। मतलब कि सर आप ये कह रहे हैं कि बेड की कमी नहीं है, फिर भी बुजुर्ग की जान चली गई, और जो परिजन जो चीख कर रो रहे हैं सर वो गलत है। सर 55 बेड अभी खाली है मेरे पास और आप भेज सकते हैं, मैं उनको एडमिट करूंगा और कर भी रहा हूँ। ठीक है, आप डॉक्टर हैं इसलिए हम आपकी बातों को मानेंगे भी। शशांक हमारे रिपोर्टर जो दिन भर ग्राउंड पर रहते हैं। शशांक, डॉक्टर विनोद है लाइन पर, इनका ये कहना कि अस्पतालों में बेड तो है, इनके यहाँ भी बेड खाली है, फिर आखिर ये अफवाहें क्यों उड़ रही हैं कि अस्पतालों में बेड नहीं है? शशांक। देखिए, डॉक्टर विनोद का जो कहना है कि डॉक्टर विनोद एक स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं, एक आंकड़ा दे रहे हैं, और वो आंकड़े कागज पे होते हैं कि 160 बेड है और 105 मरीज हैं वहाँ पे, तो निश्चित रूप से 55 बेड खाली है। लेकिन जो आरोप है डॉक्टर साहब, डॉक्टर विनोद, जो आरोप है परिजनों का, ये नहीं है कि उनको बेड नहीं मिला। आरोप है उनको कि 1.5 घंटे तक मंत्री के वजह से, यानी मंत्री हॉस्पिटल में है इसलिए उनको रजिस्टर्ड नहीं किया गया, उनका ट्रीटमेंट नहीं शुरू किया गया और उनको बेड पे एडमिट नहीं किया गया, यानी अस्पताल ने निग्लिजेंसी की है, ये आरोप है। इस पर आपका क्या कहना है? यह पूरी तरह से असत्य है। हेलो, हम बताइए विनोद जी। यह पूरी तरह से असत्य है कि उनको देखा नहीं गया, बेड नहीं था। उनको पूरी तरह देखा गया, जब देखा गया तो मृत थे। उसमें कौन इलाज किया जाएगा? मरे हुए लोगों के लिए हमें भी संवेदना है, लेकिन जो मरे हुए हैं उनका कौन इलाज किया जाएगा? और ये जिस चीज को मुद्दा बनाना कि ये 1.5 घंटा तक वेट किए, किसी ने देखा नहीं, वहाँ पर सारे लोग हैं, पूरी मुस्तैदी से हैं और ज्ञातव्य होगी जिस समय कोई। डॉक्टर विनोद, अब तो ये वही बात हो गई कि कौन सच्चा कौन झूठा, कौन सच्चा कौन झूठा, ये वही बात हो गई। लेकिन डॉक्टर विनोद, एक अहम चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अस्पतालों में जो गाइडलाइंस का पालन है और जो मौजूदा समय में जो प्रदेश में हालात हैं कोरोना को लेकर, आने वाले समय में क्या आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे कि बेड की संख्या में बढ़ोतरी हो, या आपके पास जितने बेड हो पर्याप्त हैं सर? नहीं सर, मैं जरूर चाहूंगा कि सरकार जो है वो बेड की संख्या बढ़ा भी रहे हैं। अभी कल तक मेरे पास 116 बेड थे अवेलेबल और आज जो है उनके ही पहल से हम लोग 44 बेड इस अस्पताल में और बढ़ाए हैं। तो 160 बेड अवेलेबल यहाँ है। अन्य मेडिकल कॉलेजेस में जैसे एम्स पटना में, IGIMS में और PMCH में भी बेड की संख्या बढ़ाने के लिए कहा गया है और वो लोग भी बढ़ा रहे हैं। तो ये है, हम लोग भी बहुत मुस्तैदी से लगे हुए हैं और हम लोग भी सशंकित हैं कि मरीजों की संख्या बढ़ सकती है और हमारे कई स्वास्थ्य कर्मी भी इसमें लगे संक्रमित हो गए हैं। तो और बढ़ाना चाहिए और जब केसेस बढ़ेंगे तो और हम लोग इसकी संख्या और भी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए शुक्रिया डॉक्टर विनोद बातचीत के लिए VIP न्यूज में। शशांक, शायद ये भी मंगल पांडे वहां पर जब पहुंचे, जब वो परिजन वहां पर गिड़गिड़ा रहे थे कि इलाज किया जाए हमारे इस पीड़ित परिवार के जो सदस्य हैं, लेकिन फिर भी देखिए उनकी सुनी नहीं गई। शायद ये भी सवालों से बच रहे हैं, ये भी नहीं चाहते कि सरकार के खिलाफ मैं आवाज उठाऊं, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, ये भी तमाम जहन में डर रहता है शशांक, शायद इसीलिए बच रहे हैं।
देखिए सागर, महत्वपूर्ण विषय यह है कि जिस वक्त वो पहुंचे क्या वो मृत थे? जो अस्पताल प्रशासन का कहना है कि वो व्यक्ति जब पहुंचे थे और उनकी जब प्राइमरी जांच की गई उसके वो मृत थे, और परिजन इंसिस्ट कर रहे थे कि उनको भर्ती करके इलाज किया जाए। तो कहीं ना कहीं मरे हुए व्यक्ति का इलाज करना वास्तव में संभव नहीं है, लेकिन ये पूरा सिनारियो जांच का विषय है, क्योंकि तमाम जगह सीसीटीवी इंस्टॉल है और आरोपों से बचना, या कहा जाए कि अपनी जो जिम्मेवारियां है उससे पल्ला झाड़ना भी सही नहीं है। तो अस्पताल प्रशासन को और सरकार को अगर कोई मामला आया है तो उस मामले की जांच करा लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की मामले की पुनरावृत्ति न हो। रही बात है कि कोविड हॉस्पिटल्स में या अन्य जगहों पर मरीजों के लिए बेड की संख्या भी कम है, तो देखिए अभी वो स्थिति वास्तव में नहीं आई है कि अस्पतालों के पास बेड नहीं है। जिस तरह से मरीज बढ़ रहे हैं, जिस रफ्तार से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वो एक निश्चित चिंता का विषय है और आने वाले समय में ये सिचुएशन आ सकती है। जैसा कि एनएमसीएच में बताया, एनएमसीएच कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है और वहां पर अभी तक कल तक 116 बेड थे, आज 44 बेड बढ़े हैं, यानी 160 बेड आज की स्थिति में है। लेकिन जिस तरह से पूरे राज्य में कोरोना का मामले बढ़ रहे हैं और पटना एक अहम सेंटर है, ऐसे में क्या ये पूरी जो एक्सपेक्टेशंस है, जो जरूरत है मरीजों की, वो पूरा कर पाएगा? ये थोड़ा सा लग रहा है। तो सरकार को भी चाहिए और अस्पताल प्रबंधन बिल्कुल विचार करने की जरूरत क्या है, विचार नहीं, अब एक्शन लेने की जरूरत है। जिस तरह से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट में लगातार इजाफा हो रहा है। शुक्रिया शशांक पूरी जानकारी के लिए। तो सरकारी अस्पतालों में कोरोना वार्ड में बेड की कमी लगातार देखी जा रही है। तमाम ऐसे मरीज हैं जिनकी जिंदगियां समाप्त हो जा रही हैं, कई लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, लेकिन यह भी अभी तक कहना स्वास्थ्य मंत्री का कि बेड तो पर्याप्त है। वैसे कोरोना की गाइडलाइंस, प्रोटोकॉल जिसका पालन तो आप सभी को करना है, हमें भी करना है, लेकिन शायद ये नेताओं के लिए नहीं है। सभी को करना आवश्यक है, यह सुनिश्चित किया है सरकार ने, लेकिन ऐसा नहीं करने पर सजा का प्रावधान है। लेकिन दुमका से आज के दिन तस्वीर कुछ ऐसी आई जो इन बातों को सीधी तरह से दरकिनार करती है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वासुकीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा के ज्योतिर्लिंग की स्पर्श पूजा अर्चना की, जबकि सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक दुमका जिला प्रशासन के द्वारा वासुकीनाथ मंदिर में एहतियात बरतने के लिए श्रद्धालुओं, पंडा समाज और स्थानीय लोगों के स्पर्श पूजन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। वे केवल अर्घा के माध्यम से ही ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अर्घा हटवाकर गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग की स्पर्श पूजा अर्चना की और थाल पूजा करवाई, तो क्या उन पर भी कार्रवाई नहीं बनती है? सवाल ये आज का दुमका की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोरोना की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने में माननीय सबसे आगे हैं, और नेता लोग नहीं उड़ाएंगे तो फिर कौन उड़ाएगा? देखिए, यहाँ पे आए दिन नए नए नियमों को लागू किया जाता है और सारे नियम ताक पर रख के कभी अर्घा हटा दिया जाता है, कभी किसी को स्पर्श पूजा करा दिया जाता है। आम आदमी के लिए यहाँ कोई सुविधा नहीं है। पंडों को रोक दिया जाता है, कोई वीआईपी बन के बिहार से आते हैं, कोई मंत्री पूजा करा दिया जाता है, कोई झारखंड सरकार के मंत्री आते हैं उसको पूजा करा दिया जाता है, स्पर्श पूजा करा दिया जाता है। पंडा अगर जाता है तो उसको रोक दिया जाता है। तो सारे सुविधा यहाँ जो है ताक पर रख के 19-20 जो भी है सब चौपट करके रख दिया गया है सारे व्यवस्था को यहाँ पे। हम लोगों का पंडा समाज का यही कहना है कि हम लोगों को जब रोका जाता है, 365 दिन बाबा का हम लोग पुजारी है, हम लोग सब पंडा को रोक दिया जाता है कि नहीं आप लोग पूजा नहीं कर सकते हैं। और मंत्री कभी आता है, कोई मंत्री। मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता आरजेडी के फोन लाइन पर। मृत्युंजय जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। मृत्युंजय जी सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सवाल तमाम है उनकी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। कोरोना गाइडलाइंस के पालन में आखिर भेदभाव क्यों? दुमका की यह तस्वीर। और इन गाइडलाइंस का पालन अगर नेताजी ही नहीं करेंगे तो फिर भला आम जनता क्या इनसे सीखेगी? ये देखिए तस्वीरें, बाकायदा पूजा अर्चना की जा रही है वहां पर। हम उम्मीद करते हैं कि विपक्ष के लोग तो बेहतर समझाएंगे, सरकार की खामियां बताएंगे, लेकिन अगर विपक्ष ही अगर उसी कतार में अगर लग जाएगा तो फिर हम अब भला उम्मीद अब हम किससे करें? तो आपको खुद से ही अब जागरूक होना है, खुद ही आपको समझना है कि कैसे इस महामारी से बचें, क्योंकि गाइडलाइंस के तहत केवल जलाभिषेक की इजाजत है।
तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब मंदिर में पहुंचे ज्योतिर्लिंग पर, उन्होंने बकायदा पूजा अर्चना की। मृत्युंजय तिवारी बड़े अच्छे प्रवक्ताओं में गिने जाते हैं। अभी जब उनसे हमने फोन लगाकर बातचीत करने की कोशिश की, उन्हें पता था कि सवाल तमाम है, क्योंकि जब हम ही नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे तो फिर आम जनता तो उड़ाएगी। जैसे उन्हें पता चला कि खबर ऐसी है जहां पर मेरी खुद ही धज्जियां उड़ जाएंगी, तो उन्होंने तुरंत फोन काट दिया। ये आलम है प्रदेश के नेताओं का, देश के नेताओं का, जो माननीय चलते हैं आम जनता को पाठ पढ़ाने। पहले खुद वो पाठ पढ़े तो बेहतर होगा, उसके बाद आम जनता पढ़ेगी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोरोना गाइडलाइंस के पालन में भेदभाव। और अब शिक्षा पर कोरोना संकट, क्योंकि बोर्ड भी लाचार है, फेल है इस कोरोना के आगे। पीएम नरेंद्र मोदी की केंद्रीय शिक्षा मंत्री संघ बैठक बोर्ड परीक्षाओं को लेकर आज के दिन की गई और एक बड़ा फैसला लिया गया कि इन परीक्षाओं को अभी रद्द किया जाए। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा रद्द हो गई। 12वीं की परीक्षा पर 1 जून को फैसला होगा, और ये इसीलिए क्योंकि लगभग 20 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होते हैं। 15 दिन पहले जो भी 12वीं क्लास के छात्र हैं उन्हें सूचित कर दिया जाएगा कि आपकी परीक्षाएं कब होंगी। लेकिन जो 10वीं के जो विद्यार्थी हैं उन्हें प्रमोट किया जाएगा अगली क्लास में। लेकिन अगर वो अपने अंकों से संतुष्ट अगर नहीं होंगे तो वो परीक्षाएं दे सकते हैं। लेकिन वो परीक्षाएं कब देंगे? जब बोर्ड उन्हें इजाजत देगा, जब देश में कोरोना के हालात सामान्य रहेंगे। जो अपने नंबर से संतुष्ट नहीं होंगे तब वो परीक्षाएं आगे दे सकते हैं। ये फाइल तस्वीरें, पुरानी तस्वीरें, जब बच्चे जाते हैं परीक्षाएं देने के लिए तो किस तरह से उनके चेहरे पर उत्साह और उमंग रहता है, और वो खुश रहते हैं परीक्षा के परिणामों के आने के बाद भी, और जो काफी तैयार रहते हैं परीक्षा को लेकर। लेकिन अब हालात थोड़े अलग हैं पूरे देश के अंदर। वीआईपी न्यूज के एडिटर कुंदन कर्तक जी फोन लाइन पर। कुंदन जी, आखिर बोर्ड भी, माफ करिएगा लाइव में जुड़े हैं, बोर्ड भी फेल हो गया इस कोरोना के आगे। फैसला लेना पड़ा छात्रों के हित में कि कहीं उनकी भी जिंदगी खतरे में ना पड़ जाए। कुंदन जी, देखिए सागर, जिस तरीके से तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल से ही संपर्क करके अपनी समस्याओं से अवगत कराना शुरू किया था, जिसमें सबसे पहला नंबर अरविंद केजरीवाल का आया था। और अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हुए कहा था कि दिल्ली के लगभग 6 लाख से ज़्यादा छात्र बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होंगे और इस पूरी प्रक्रिया में 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को लगाया जाएगा। और इतने सारे लोगों को कोरोना संक्रमण से एक्सपोज करना कहीं से भी उचित नहीं होगा। उसके बाद तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनसे संपर्क करने की कोशिश की, उन्हें अपना संदेश दिया। और तब जाकर आज जब दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल से जब बैठक हुई, उस बैठक में कुछ बातों पर स्पष्ट निर्णय बहुत ही फौरी तौर पर ले लिया गया। सबसे पहला यह निर्णय हुआ कि 10वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम्स को रद्द कर दिए गए हैं और तमाम बोर्ड्स एक व्यवस्था लागू करेगी। उस व्यवस्था के तहत 10वीं के छात्रों को अंक प्रोवाइड किए जाएंगे, मार्क्स अलॉट किया जाएगा, जो उनका प्री बोर्ड में और पिछले टर्मिनल एग्जाम्स में जो उनका परफॉर्मेंस रहा था। अगर छात्र उन दिए गए नंबरों से संतुष्ट है तो कोई बात नहीं, अगर उन्हें किसी प्रकार की असंतुष्टि है तो स्थिति नियंत्रण में आने के बाद उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन वो भी जब कंडीशंस कंड्यूसिव होंगे उसके बाद। और 12वीं के बोर्ड्स पे 1 जून तक के लिए फैसला टाल दिया गया है। 12वीं के बोर्ड को रद्द नहीं किया गया है, उसे मुलतवी कर दिया गया है, उसे पोस्टपोन किया गया है। और 12वीं के बोर्ड को लेकर 1 जून को फैसला लिया जाएगा कि इसकी यह एग्जाम्स कब कराने हैं। और सबसे अहम बात यह भी सामने आई है कि एग्जाम्स के पहले जो 12वीं के बोर्ड होंगे उसके पहले छात्रों को कम से कम 15 दिन पहले परीक्षाओं को लेकर सूचित कर दिया जाएगा। सागर, कुंदन जी, सबसे बड़ा और अहम सवाल यह है कि अगर छात्रों को 10वीं के प्रमोट अगर किया जा रहा है तो लगभग 60 से 70% ऐसे छात्र होंगे जो ये कह सकते हैं कि हाँ, मैं अपने नंबरों से संतुष्ट मैं नहीं हूं जो मुझे नंबर दिए गए। और सवाल यह भी है कि आखिर नंबर किस आधार पर दिए जाएंगे? कुंदन जी,
देखिए, एक तो एक पैटर्न तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री ने संबंधित विभाग को निर्देश दिया है कि एक पैटर्न तैयार किया जाएगा और उस पैटर्न को के पर ही आधारित 10वीं के छात्रों को नंबर अलॉट किए जाएंगे। सबसे अहम बात है, जो बातें सामने निकल कर आई हैं कि जो 2 टर्मिनल एग्जाम्स हुए हैं, जो प्रैक्टिकल्स, प्री बोर्ड के प्रैक्टिकल्स हुए थे अभी थोड़े दिनों पहले, और जो प्री बोर्ड के एग्जाम्स लिए गए थे, उनके तमाम परफॉर्मेंस को देखते हुए छात्रों को यह नंबर दिए जाएंगे। 10वीं के बोर्ड्स के फाइनल नंबरों की बात अगर कर लें तो अब सवाल यह उठता है कि अब छात्रों ने पहले से जो तैयारियां की रही होंगी, जो पहले से परीक्षाएं दी हुई हैं 10वीं कक्षा के अंदर में, उन्हीं नंबरों के आधार पर ही उनके फाइनल मार्क्स निर्धारित किए जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, इसमें कितने छात्रों को अपने नंबरों से संतुष्टि मिलती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक पैटर्न डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात आपको बता दें कि कहीं ना कहीं यह केंद्र सरकार के द्वारा सही समय पर लिया गया एक सही निर्णय है, क्योंकि कह सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स को लेकर बहुत सारे छात्रों, शिक्षकों एक पूरी प्रक्रिया को अपना पाना और उसे कोरोना फ्री रख पाना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा था। तो ऐसे में सही समय पर एक सही निर्णय केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ले लिया गया है। सागर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी पूरी जानकारी के लिए। तो एक बड़ा फैसला लिया गया आज के दिन केंद्र की तरफ से। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 10वीं की रद्द कर दी गई, 12वीं की टाल दी गई हैं परीक्षाएं, लेकिन अब नंबर किस आधार पर मिलेगा वो भी आपको बताया हमारे एडिटर ने। तो चलिए जल्दी से, जिन लोगों ने आज के दिन अपना टीवी सेट देर से ऑन किया, और 3 बड़ी खबरें जो सुर्खियों में। सबसे पहली खबर आज के दिन की, मंगल पर मंगल भारी। ऐसा जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि यह कहना नेताओं का कि अस्पतालों में बेड पर्याप्त संख्या में है, अगर है तो इसके बावजूद लोगों की जानें क्यों जा रही हैं, लोग एम्बुलेंस में दम क्यों तोड़ रहे हैं। डॉक्टर्स का भी यह कहना कि हां हमारे अस्पताल में बेड है, क्योंकि उनके भी जहन में डर है कि अगर सरकार के खिलाफ हमने आवाज उठाई तो कहीं मुझ पर ना गाज गिर जाए। लेकिन वीआईपी न्यूज डरने वाला नहीं है, जो खबर में सच्चाई है वो हमने आपको दिखाया। दूसरी खबर आज के दिन की, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बकायदा पूजा अर्चना की मंदिर में जाकर, क्या यह सही था? जो गाइडलाइंस पूरे देश के लिए है, प्रदेश के लिए, आम जनता के लिए, वो आखिर इन नेताओं के लिए क्यों नहीं? आज के दिन हमने सवाल करने की कोशिश की आरजेडी के प्रवक्ताओं से, नेताओं से, लेकिन उन्होंने जब सुना कि खबर ऐसी जिस पर हमारे पास जवाब नहीं होगा तो उन्होंने फोन भी काट दिया। तीसरी खबर आज के दिन की, शिक्षा पर कोरोना संकट, बोर्ड भी कोरोना के आगे फेल, और पीएम नरेंद्र मोदी ने छात्रों के हित में बड़ा फैसला लिया। 10वीं की परीक्षाएं रद्द की गई और 12वीं की सीबीएसई की परीक्षाएं टाल दी गई, जिस पर 1 जून को फैसला लिया जाएगा। ये 3 खबरें थी आज के दिन की, काफी अहम। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।